चलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट वन। क्या मतलब एक ही पार्ट हमारा रहेगा? ये तो ऐसे ही लिख दिया पार्ट वन, मुझे नहीं लगता सेकंड पार्ट आएगा इसका, क्योंकि और इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में। जितने भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। नए नए टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एक आधा एक्टिवेशन एनर्जी पर क्वेश्चन था, वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल का था, वो भी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करा है। अराउंड 15-16 क्वेश्चन डिस्कस हुए। एक आध क्वेश्चन होमवर्क में है तो उसका भी आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिएगा नोट्स के लिए, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो जरूर यार, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब भी करा करो। सब्सक्राइबर्स करते ही नहीं यार, पता नहीं इतने ज्यादा व्यूज आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते लोग, भूल जाते हैं मुझे लग रहा है। तो याद दिला रहा हूँ मैं उन्हें, जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट इक्वेशन फॉर आर्हीनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले k इज इक्वल टू ए e raised to power minus of ea by rt. then we will take ln k is equals to, यहाँ ln की प्रॉपर्टी लग जाएगी ln a plus ln e raised to power minus of ea by rt. then again log की प्रॉपर्टी हम यहाँ लाएंगे, तो ln a minus ea by rt यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा ln e जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास एक ही आ गया। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी सिंपली। और अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो लॉग जब बेस वो वाला करेंगे तो हमें 2.2303 करके लिखना होगा। सो इट्स 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका ई ए बाय आर टी। सो लॉग के यहाँ से हो जाएगा 2.303, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये तो सभी को पता होगा आई गेस फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ से निकाल लिए हैं हमने। अब देखते हैं क्या कोई ऐसा है जो इनकरेक्ट दिख रहा है। एक ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है log a माइनस ये, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला है, ये तो ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट बताना है। देन यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे log k2 बाई k1, तो इसको k1 कर दो, एक और k2 लिखो और सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपको ये सही मिलेगा। देन ये log k इज इक्वल टू, हाँ ये भी एकदम सही लिखा है, बस आगे पीछे कर दिया है यहाँ पे। सो बेसिकली हमारे पास जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, तो गलत वाला ही हमें बताना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिमिलर बेस क्वेश्चन के ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln के एंड 1/t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। अच्छा, तो यहीं से देख लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। यहाँ पे हमें x एक्सिस में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 1/t। तो y क्या, स्लोप क्या हो जाएगा मेरा? माइनस ऑफ ई ए बाय आर। और ग्राफ ln, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ln के और 1/t है, तो हमारे पास माइनस ऑफ ई ए बाय आर वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड दिस आर दिस एंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, निकालनी है। तो हमें पता है log ऑफ k2 बाय k1, log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू, क्या था भूल गया, हाँ ये माइनस ऑफ, माइनस नहीं आता सॉरी, e अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक कि मैंने ये सही पुट करा है, हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। log k2 कितना दे रखा है? k2 हम ले लेते हैं, इसको मैं k1 कह देता हूँ। ये मेरा t1 आ गया, ये मेरा t2 आ गया। इसको मैं k1 कह देता हूँ क्योंकि k1 पर t1 टेम्परेचर और k2 पर t2 टेम्परेचर है, ठीक है जी। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका k2 है मेरे पास 0.04, ओके, एंड ये 0.0, ओके। क्या निकालना है? e a की वैल्यू हमें निकालनी है। डिवाइड बाय एज इट इज लिखूंगा मैं इसको 2.303। आर को हमें चाहिए जूल में चाहिए, तो मैं 25/3 लिख रहा हूँ फॉर माई इजियर कैलकुलेशन, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज 8.314। सो 1/t2 माइनस t1, 300 और वो दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 100 केल्विन, डिफरेंस आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 200 इंटू 300, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे आ जाएगा, तो log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3 होती है। जिसको नहीं याद तो आप देख लीजिए, 3 बन जाती, ये हो जाएगा 300, तो 100 से 100 उड़ा देंगे। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो आ रहा है हमारे पास ई ए अपॉन 2.303 इंटू 25 इंटू 200। तो लेट्स राइट द फाइनल, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ई ए की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी हमारे पास 0.3 इंटू 2.303 इंटू 25, और ये आपका ये तो जाएगा 50, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5000 आएगा यहाँ।
अब हमें इसको फाइनली डिवाइड करना होगा 1000 से, बिकॉज वी वांट आवर आंसर इन किलो जूल पर मोल। सो अभी तक ये जूल में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर की वैल्यू हमने डाली थी ये जूल में थी, जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे ये कर दिया तो डायरेक्ट 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 ये 1.5, 1.5 ही आ रहा है ना, हाँ 1.5 इंटू 2.303 करेंगे तो देखते हैं अप्रोक्सीमेट लग रही है क्या कैलकुलेशन। तो 2.3 का आधा क्या होता है 1.15। तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 3.4 के आसपास। 3.4 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट हमने ये कर लिया। कैसे करा है मैंने, 2.303 है तो 2.303 को मैं 1 से करूंगा तो 2.303 आएगा। अब मुझे इसमें क्या करना है 1.5 से, तो मतलब मुझे इसका जो हाफ है, मतलब अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं और फिर मुझे वो ऐड करना होगा तो 2.3 का आधा होता है 1.15। तो 1.15 मुझे 2.303 में ऐड करना होगा, जो अप्रोक्सीमेटली मुझे यही आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा था, कैलकुलेशन भी मैंने समझा दी। नेक्स्ट याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। सबसे पहले पोटेशियम की दे रखी है, ये सबकी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस माने यहाँ पे जीरो, तो मतलब हायर से लोअर सबके देखेंगे, प्लस से जीरो, +2 से जीरो, +2 से जीरो, +3 से जीरो, तो सब ही हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोला दिख रहा है ई नॉट का, जिसको हम ई नॉट कहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है जितना अच्छा स्टैंडर्ड, जितनी ज्यादा एसआरपी नेगेटिव होगी उतना बढ़िया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ये, फिर उससे कमजोर ये, फिर उससे कमजोर ये, फिर ये तो हमारे पास देखते हैं क्या ये सही मैच कर रहा है। तो बिल्कुल सही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही आ रहा है कि सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर ये आप इसको करके भी देख लीजिएगा। बिल्कुल सबसे ज्यादा जिसकी नेगेटिव वो सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद उससे कम नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एकदम सही है। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, अच्छा क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पोटेशियम की इन्होंने सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखी है अगेन यहाँ पे, तो जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है उसकी अल्टीमेटली ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी, तो ये बात एकदम गलत लिखी हुई है, हटा देते हैं इसको। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिक्रीज, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो ये बात भी एकदम सही है। अब रिएक्टिविटी कैसे बताते हैं, तो रिएक्टिविटी भी हम एकदम सेम इसी कंसेप्ट से बताते हैं, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये बात पढ़ी। तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी देखते नहीं है, गलत है, क्योंकि हमारे पास इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, तो ए सी ई इज गोइंग टू बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन ऑफ 12.5 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट इज इन, अच्छा यहाँ पहली बात फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है। अ सोल्यूशन ऑफ 12.5 ग्राम, अच्छा हमें किसका क्वेश्चन है, ये हमारे पास सीधा सा डेल्टा टीवी का क्वेश्चन है। तो डेल्टा टीवी मुझे दे रखा है 0.63 केल्विन, ठीक है। और क्या दे रखा है मुझे, अ सोल्यूशन ऑफ 12.5 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट, अच्छा मेरे पास गिवन वेट ऑफ सोल्यूट मुझे दे रखा है 12.5 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है 170 ग्राम, ठीक है। निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं उसको एक्स ले रहा हूँ, के बी की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है जी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू के एफ, मोलैलिटी इज व्हाट, गिवन वेट दैट इज 12.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो कि निकालना है, इनटू हमारे पास सॉल्वेंट का जो आएगा ये किसमें होना चाहिए, केजी में, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड देन मेरे पास फाइनली मेरे पास ये के एफ की वैल्यू दैट इज 0.53, ये मुझे दे रखी है। सो एक्स की जो मेरी वैल्यू आएगी, सबसे पहले मैं एक जीरो से इसको कैंसिल कर दूं और इसको आपका लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 12125 ये लिखता हूँ डायरेक्ट, अपॉन यहाँ पे 17 रहेगा, देन इंटू 53/63 आ रहा है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन काम करेगी, एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए 51 मान लेता हूँ, इसको अपना, इसको 51 मान रहा हूँ ताकि मेरे पास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आए। इसको मैंने 51 मान लिया, तो 17 वन जा 17 थ्री जा 3 वन जा 320 बता। तो मेरा जब मैं 21 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर लगभग 60 से थोड़ा आसपास 60 के आसपास आएगा। तो जो भी मेरा 60 से क्लोजेस्ट होगा वही मैं आंसर कर दूंगा, और मेरा आंसर 60 से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको छोटा करा है, तो इसलिए मेरा आंसर 60 से बड़ा ही आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन काम कर गई। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला सबसे पहले हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये किसका होता है सर, ये सॉल्वेंट का होता है, ठीक, उस सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट का होता है, तो मतलब सबके लिए सेम ही होगा। अब टीवी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जितना ज्यादा डेल्टा टीवी होता है। अब डेल्टा टीवी किसके बराबर होता है, एक तो हमारे पास जो भी हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं जो हमारे पास एलिवेशन जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया है टी नॉट माइनस टी बॉइलिंग, ये वाटर के लिए हम जनरली लेते हैं ऐसे 100,
तो अब जितना ज्यादा ये हमारे पास होता है उतनी ही ज्यादा हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो जितना ज्यादा डेल्टा टी भी होगा उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्ट मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज के एफ हमारा कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जिसका डेल्टा टीवी ज्यादा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी किसका ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर आप सभी को? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मोलैलिटी इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब यही हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देगा। और सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो उसमें उल्टा होता है, क्योंकि उसका जो वो होता है फॉर्मूला वो होता है डेल जीरो माइनस टी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है मामला। तो आप जरा इसको जरूर ध्यान से रखिएगा कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले तब प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें उल्टा करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन एन ऑक्टेन। अच्छा, सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, सोल्यूबिलिटी बतानी है एन ऑक्टेन में। तो सॉल्वेंट हमें क्या दे रखा है? एन ऑक्टेन दे रखा है। एन ऑक्टेन क्या होता है? वही हमारे पास सिंपल सा 8 कार्बन का एल्केन। ठीक है, चार हमें कंपाउंड्स दे रखे हैं, एक साइक्लोहेप्टेन, एक NaCl, एक ये, एक ये। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन, ये चारों के चारों हैं सॉल्यूट्स। अब आप सभी को एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहाँ एन ऑक्टेन जो है ये किस नेचर का है? इट इज हमारा कोवलेंट नेचर का। तो जो भी कोवलेंट नेचर का होगा प्योरली वो बड़े अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा। और जहां भी आयनिक करेक्टर आ गया तो ये सोल्यूबिलिटी इसमें खराब हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कोई आयनिक है। सबसे पहले ही हमें सबसे पहले दिख रहा है NaCl, प्योरली आयनिक। साइक्लोहेप्टेन प्योरली कोवलेंट, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे डाइपोल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 100% कोवलेंट नहीं होगा, ये भी हमारे पास 100% कोवलेंट नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। बट साइक्लोहेप्टेन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन की भी हम कंपैरेटिवली इक्वल मान रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट दिस टाइम। सो NaCl में सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले बी को लगा देता हूँ, ये हाँ यहाँ इन दोनों को कट कर दिए। सबसे कम सोल्यूबल होगा बिकॉज इट इज ऑफ ऑपोजिट नेचर, इसका नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब किसका लाइक होगा? साइक्लोहेप्टेन का एकदम लाइक होगा। क्यों? साइक्लोहेप्टेन होता क्या है? साइक्लोहेप्टेन साथ ही होती है ना। हाँ, ये आ गया साइक्लोहेप्टेन। तो कार्बन 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 एकदम ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन कार्बन की डिफरेंस नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन में बेसिक सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। तो ये सबसे आगे ये आ गया, ये काट देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी भी समझ लेते हैं। अब ये दोनों साफ बचे। ये जो CH3OH है, CH3OH, इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे दिख रही है? वो तो फोन से होती है, तो हमने अपने ऑर्गेनिक वाले लेक्चर नहीं वगैरह। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, गलती से इसमें आ गया होगा, तो जरा मुझे माफ कर दीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा ऑर्गेनिक का लेक्चर वो जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको वहां पे मिल जाएगी आई टैब पर, तो वो जरूर देखिएगा। तो एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और CH3CN में यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल। सो यहाँ पे ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर होगा? ऑब्वियसली आयनिक बॉन्डिंग में हमारा ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर ही ज्यादा, आयनिक ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कि सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो CH3OH जो है इससे पीछे आएगा CH3CN से। तो CH3CN क्या आ गया है? यस एग्जैक्टली, ये हमारा ये सॉरी, यस एग्जैक्टली यहाँ पर ये आ गया है। और ये हमारा पीछे है, दैट इज ये वाला पीछे है, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। और अल्टीमेटली हमारा आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वैसे ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, यहाँ पे शायद ऐसी गलती से लेते टाइम हो गया होगा, इंसानों से ही तो गलती होती है, वो और किससे होगी। तो यहाँ पे ये आ गया है, तो आप जरूर उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A liter solution of glucose containing 36 gram of it has an osmotic pressure इतना, at the same temperature the osmotic pressure of the solution। अच्छा, यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया है चेंज। ठीक है, तो हमें बतानी कॉन्सेंट्रेशन एट 1.5 बार। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले पाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू ICRT, और यहाँ पे आई नहीं लेंगे क्योंकि ग्लूकोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 4.98 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी। वो क्या होती है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1 लीटर दे रखा है, सॉर्टेड है सब कुछ, इंटू आर इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखी है 1.52 ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालनी है? अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, जिसको मैं लिख रहा हूँ C से, इंटू आर इंटू टेम्परेचर इज सेम। सो लेट्स डिवाइड बोथ द इक्वेशन एंड it will be like 4.98 divided by 1.52,
इज इक्वल टू ये 1/5 हो जाएगा, तो ये 0.2 डिवाइड बाय सी हो जाएगा। तो सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98। अब यहाँ पे ये इसको मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ साथ के साथ। सो आएगा 2 to the 4, 5 to the 10 का 0 ऐसे लगाए 5। तो यहाँ पे पॉइंट कितने पीछाएंगे, तो 3 डिजिट्स पीछे, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा एन डिवाइड बाय 4.98। क्या ये सही हुआ है? तो 3 आएगा ना, सॉरी 0.3। अच्छा, तो अब आप लगभग समझ लीजिए, मुझे 0.3 को डिवाइड करना है 5 से, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 5। ये आप समझ लीजिए। तो 0.3 डिवाइड बाय 5 किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.06 के। सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा डिवाइड, जो सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0। कैसे करा है मैंने, इंटू 2 कर लीजिए और डिवाइड बाई ये 2 कर लीजिए, तो 0.6 डिवाइड बाई 10 हो जाता है हमारा 0.06। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.06 मोल इनवर्स, मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर। सो यहाँ पे इन्होंने हो सकता है मिस्टेक कर रखी हो, मोल पर लीटर होगा ये, मोल बताओ पर लीटर। तो यही हमारा आंसर जो है, जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट एक काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेप द रेट कांस्टेंट फॉलो अ रिलेशन। ठीक है, विद एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ E1 E2 एंड E4 की इन सभी की हमें वैल्यूज गिवन है इतनी इतनी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा, तो कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। के की जो वैल्यू है वो मुझे ये दे रखी है, मुझे क्या निकालनी है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। सो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का के क्या है मेरे पास, ओवरऑल वो है मेरे पास ये। तो क्या मैं के को लिख सकता हूँ, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे के 2 के 4 तो के 2 के लिए मैं अब सेम इक्वेशन लगा रहा हूँ, ए 2 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। ठीक है, यहाँ पे मैं E A1 लिख देता हूँ क्योंकि सॉरी के 2 है ना, तो के 2 के लिए आई एम राइटिंग E2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ दे रखा है, सो फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेप। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, वरना फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे, अभी आप देख लेंगे। सो A4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ E A4 बाय आर टी डिवाइडेड बाय, सिमिलरली A1 के लिए A1 इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ऑफ E A1 बाय आर टी, और K4 के लिए भी ए के, ये कुछ और ऐसा ही के 3 सर, तो यहाँ आ जाएगा A3 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ E A3 बाय आर टी। सो आई होप ये तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करा मैंने, आर्गेनियस कांस्टेंट वो आर्गेनियस इक्वेशन लगाई है के की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए जो है वो ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। अच्छा, यहाँ पे ये जो ई ए है ये क्या है, यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसके इक्वल है, अब यहाँ पे मैं सारे ए को एक साथ लिख रहा हूँ पहले, और ई को सबको एक साथ लिखूंगा, तो A2 A4 डिवाइड बाई A1 A3। तो A2 A4 डिवाइडेड बाय A1 A3। नाउ वी ऑल नो ये ई और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स विल बी एडेड, तो पावर्स को मुझे करना है ऐड। तो इनको मैं कर देता हूँ सिमिलर केस फॉर दिस, नीचे वालों के भी। तो यहाँ पे ई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, बेटर की माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब E A2 बाय आर टी प्लस E A कौन सी है 4 बाय आर टी। सिमिलरली मैं नीचे देखूंगा तो माइनस, यहाँ पे आ रहा है आपका E A1 और E A3। तो आई होप इतना तो सभी को क्लियर होगा। देन अगेन यहाँ एक और एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लग रही है, जो कि यहाँ पे डिवाइड में जब होंगे तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लूंगा, तो इसको एज इट इज उतारेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस यहाँ पे। अब ऐसा करता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले ये है और ये है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको मुझे इससे माइनस करना है ना। तो यहाँ का माइनस मैं ओपन कर रहा हूँ इस वाले ब्रैकेट का। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ E A2 बाय आर टी प्लस E A4 बाय आर टी। अब यहाँ पे भी ये दोनों होंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस अंदर ब्रैकेट में गया, प्लस E A1 बाय आर टी प्लस E A3 बाय आर टी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें के यहाँ पे दिख रहा है ये ए ई रेस टू आर माइनस ऑफ ई ए नेट
ओवरऑल रिएक्शन की बाय आरटी। अब हमें कुछ नहीं करना, ए को ए से इक्वेट करिए और ई की पावर को ई की पावर से इक्वेट करिए टू गेट दी फाइनल आंसर। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो पावर्स को इक्वेट करना है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई ए नेट बाय आर टी इज इक्वल टू इन सबका, तो यहाँ पे सब में आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनली बचेगा वो ये बचेगा, माइनस ऑफ ई ए नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए टू माइनस ई ए फोर प्लस ई ए वन। तो यहाँ पे लिखूँ ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू माइनस ई ए फोर। अब यहाँ पे माइनस को मैं इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे ये जितने भी प्लस वाले थे ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल रिलेशन। अब आपको यहाँ से एक चीज देखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा फाइनल रिलेशन बन गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ई ए नेट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे के टू के फोर इसमें मल्टीप्लाई में, के टू के फोर मल्टीप्लाई में है तो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे K1 K3 जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड में, तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट होती है। सो यू कैन मेक अ जनरलाइज रिलेशन की जब भी हमारे पास K को दे रखा हो और K जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ऐड होगी, जहाँ पे K डिवाइड हो रहा हो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट होगी, एंड यू विल सिंपली फाइंड द आंसर। तो दिस इज हाउ आप इसको इजीली कर सकते हैं, आपके लिए एक जनरलाइज रिलेशन बन गया है। ऐसा काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, जेई मेंस में ही जनरली आता है, इस साल भी आता है ये एक आध शिफ्ट में। बट ये वैसे सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी वैसे जनरली ये नहीं आता। तो इसमें आप जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, तो ई ए वन और ई ए थ्री की देख लेते हैं। तो वन की दे रखी 10 और ये दे रखी 40, तो माइनस 50 आ जाएगी यहाँ पे। प्लस ये टू और ये फोर में देखते हैं, टू और फोर टू, यहाँ पे 30 और ये तो ये भी 50 हो रही है, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी विल बी जीरो। सो हमारा आंसर क्या ऑप्शन जीरो, यस जीरो हमारे पास है आंसर ऑप्शन नंबर है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने करा है। काफी लोग इसको ऐसे करते हैं कि ए को जो है ना खाली सबको ए को ए ही लिखते हैं कि ए तो आरएनएस कांस्टेंट है, बट आरएनएस कांस्टेंट जो है हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखनी है। टेम्परेचर जब डिफरेंस करेंगे तब तो हो सकता है सेम हो, बट ये हर रिएक्शन के लिए अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है आरएनएस कांस्टेंट की बात। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ आई बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डेल्टा टीएफ का, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ, कितना दे रखा है मुझे 4.9 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इज गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 122 इंटू 1000, बिकॉज मेरा ये किसमें ग्राम में। सो ये मेरे पास आ गया, तो मुझे निकालना है क्या, मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे डाइमराइज हो रहा है, मतलब आपस में जो है दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा सब वो वन से छोटा ही आएगा और सारी वैल्यूज वन से छोटी। सो अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे 25 बन रहा है, ये आ जाएगा 40 देन इसको मैं करूँ 60, ये आ जाएगा 61। अब क्या करना होगा, अब करते हैं मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए मान लेता हूँ 60, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, टू वन जा टू, थ्री जा, तो अब ये थ्री उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.62 इंटू थ्री डिवाइड बाय 4.9 इंटू टू, ये मेरी आई की वैल्यू आ रही है। अब जल्दी से मैं कैलकुलेट इसको तो कर लेता हूँ। तो 3 टू द 6, 3 18 का 8 हाथ लगा है, 4.86 डिवाइड बाय ये 9.6 आ रहा है। सो ये अप्रोक्सीमेटली इसका डबल ही देख सकते हैं आप, ये आपस में डबल है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 हमारे पास आंसर आना चाहिए। 4.8 इंटू टू हमारे पास 9.6 ही होता है, तो जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा उसी को हम मार्क कर देंगे। तो हमारे पास एक ही क्लोजेस्ट है 0.5 के, दैट इज 0.504, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सा क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर रीड करिए इसको पहले। व्हेन एयर वाज पास थ्रू glass bulb containing 16 gram of an organic compound in 100 gram of water, then through glass bulb containing only water at the same temperature, and then finally through anhydrous CCl4 glass tube. The loss in mass of glass bulb containing water was this, and the mass gain. Calculate the molecular mass. तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। काफी लोग तो यही नहीं समझ पाएंगे है कौन सा टॉपिक कहाँ पे पढ़ा है, किस चैप्टर का है, कहाँ से आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड का, जो क्या कैलकुलेट करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के काम आता है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड।
तो ये वहां का क्वेश्चन है, जनरली नहीं कराते, शायद एनसीईआरटी में भी ये नहीं है, बट ये सीयूईटी में आया हुआ है और कंपटीशन के लिए ही इसको पढ़ाया जाता है। तो काफी ज्यादा इसको, जिसको फॉर्मूला पता होगा उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बट जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रही होगी। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। सो यहाँ पे कुछ इसका हल्का सा मैं सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन इस तरीके के बल्ब होते हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ से एक ये हो गया। सबसे पहले एयर वॉज पास थ्रू अ ग्लास बल्ब कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमने एयर इसमें पास करी, यहाँ पे पाइप के थ्रू। देन यहाँ से निकली एयर और इस वाले में पास कराई गई। तो थोड़ी डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ। देन फाइनली क्या हुआ है, यहाँ से जो एयर निकली उसको हमने पास करा दिया है एनहाइड्रस उसकी ग्लास ट्यूब में। तो यहाँ पे एक ट्यूब होगी ग्लास ट्यूब में, यू ट्यूब शेप बना देता हूँ उसको। इसमें हमने फाइनली उसको पास करा दिया गया एयर को। इसमें क्या है, एनहाइड्रस CaCl2। ये CaCl2 एनहाइड्रस क्या करेगा, ये क्योंकि एनहाइड्रस है तो इसमें जो भी वेपर्स आएंगी वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म यहाँ पे इसमें आ जाएंगी, तो इसमें मास इंक्रीज हो जाएगा, ये हाइड्रस हो जाएगा बेसिकली, जो CCl, अच्छा CaCl2 लिखते हैं, CCl4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास सबसे पहले पास कराते हैं हम सॉल्यूशन में। ये हमारे पास सॉल्यूशन, यहाँ पे है खाली सॉल्वेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहली चीज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या है, ये हमारे पास लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जितना वेट लॉस हुआ है सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। जो भी वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का होगा उतना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा हमारे पास उतना ही ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशन जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्योंकि हमें पता है ना, ये सबसे पहले बेस किस वेपर प्रेशर होता क्या है, वो प्रेशर जहाँ पे लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में हो, हमें पता है। और ये हमारे पास बेसिकली ली चैटरियल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि हमारे पास लिक्विड और वेपर जो है आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एयर आई और ड्राई एयर आएगी, हमारे पास ड्राई एयर हमें हम मॉइस्ट, अब यहाँ से मॉइस्ट एयर हो जाएगी। क्यों मॉइस्ट एयर हो जाएगी, क्योंकि ये वेपर्स ले लेगी, फिर वेपर्स लेके ये एयर आगे बढ़ेगी। अब जैसे यहाँ से आगे ये बढ़ेगी तो यहाँ पे ड्राई एयर के साथ कुछ हमारे पास सॉल्यूशन की भी वेपर्स आ जाएंगी जो कि एयर में आ जाएंगे। और यहाँ से जो वेपर्स थी वो अब यहाँ से गायब हो जाएंगी। क्यों गायब हो जाएंगी, क्योंकि एयर ले गई। अब जो एयर ले गई, अब दोबारा भी बनेंगी वेपर्स, दोबारा इसलिए बनेंगी क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वेपर्स कम होंगी, ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज कम हो रही है तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, तो लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। देन यहाँ पे आएगी, देन सॉल्वेंट में आएगी। देन सेकंड थिंग आती है हमारे पास, कुछ हमारे पास सॉल्वेंट में भी वेट लॉस होता है। तो सॉल्वेंट में जो वेट लॉस होता है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास P0A, दैट इज पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड फाइनल थिंग, गेन इन वेट। गेन इन वेट, किसका वेट अब गेन होगा, ऑफ हमारे पास एनहाइड्रस CCl4 है यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P0A के। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास यहाँ पे, जब हम देखेंगे ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन कब बनता है, जब कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं। कौन सा सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या पार्शियल वो जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो यहाँ सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वेपर प्रेशर कम है, मतलब पीएस की जो वैल्यू है वो P0A से कम होगी। तो यहाँ पे उसने P0A तक ले लिया, जितना P0A का। फिर यहाँ पे ड्राई, अब यहाँ पर तक, यहाँ से जो गुजर रहा है यहाँ तक, इसने एयर ने हमारा पीएस जो है वो अपने साथ ले लिया है। बट कितना नहीं लिया है, P0A माइनस पीएस नहीं लिया है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो P0A के इक्वल आएगा, पीएस प्लस P0A माइनस पीएस, दैट इज P0A के इक्वल आएगा। तो एयर की भी एक कैपेसिटी होती है कितना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो दैट्स वाई हमारे पास ये P0A के बराबर करेगी टोटल एब्जॉर्ब। अब फाइनली क्या बात चल रही थी यहाँ, गेन इन वेट ऑफ CCl4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमें चाहिए होगा। तो हमें क्या क्या चीजें वो है हमारे पास, लॉस इन मास ऑफ बल्क कंटेनिंग वाटर। अच्छा, कंटेनिंग वाटर मतलब सॉल्वेंट वाली, तो वो हमारे पास ये होगी, दैट इज P0A माइनस पीएस। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है हमारे पास,
एंड गेन इन मास ऑफ ट्यूब। अच्छा, तो हमारे पास गेन इन मास ऑफ ट्यूब हमारे पास ये आ जाएगी, डिवाइड बाय पी नॉट ए। ये किसके हमारे पास डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, बल्कि अब तो रेशियो में ले लिया, तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ और इसको मैं वाई ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। और ये किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस, क्योंकि आर एल वी का फॉर्मूला ही ये होता है हमारे पास, कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा काई वी के। अब हम देखते हैं, तो वैल्यूज पुट करनी है, अब बस कुछ नहीं करना है। भी आपको समझ में आएगा, वैसे बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ा सा इसमें ज्यादा समझ नहीं आया, मैंने जितना कोशिश थी उतना मैं समझा पाया, ज्यादा इसमें और नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है। तो एक्स अपॉन वाई लिखना है, तो लॉस कितना है, लॉस है हमारे पास 0.052 डिवाइड बाय 1.86 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे बी आना चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो काई बी की वैल्यू हमें अपनी निकालनी है। अब यहाँ पे हम या तो पूरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर दूसरी चीज जो होती है हमारे पास की, हम वो यूज करें कि इसको हम वी कैन ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली, ये होता है, तो हम इसको एन ए के सामने मान लें कि ये बहुत ज्यादा कम हो, तो ये हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 0.027 एन बी अपॉन एन। ठीक है, अब इसको इसकी वैल्यूज में पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा मेरे पास, गिवन वेट 16 दे रखा है शायद, हाँ, 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे आएगा 100, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 18। तो ये किसकी इक्वल है, 2.0.0 उसके 7। ठीक है, तो अब जो फाइनली मेरे पास एम आ रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, सो एम को मैं लिख देता हूँ, एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 16 × 18 विल रिमेन एज इट इज, डिवाइड मेरे पास हो जाएगा 100 से, जब ये तो 2.7, एक जीरो अगेन हटाता हूँ, तो 9 20 जा और 9 3 जा, तो 16 3 जा होता है हमारे पास 320। तो 320 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 से ऊपर आएगा। तो 100 से ऊपर या फिर 100 ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी ली, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 ग्राम। आई होप ये आपको समझ में आएगा। मेन चीज जो है वो यहाँ पे है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं और ये जो लॉस इन गेट, ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कि अगर आगे कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वरना फिर ये पहचानने में भी नहीं आ रहा हो एक है कैसा, कहाँ से आ गया उठ के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से, सिंपल सा लग रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट। अच्छा, रेट जो है वो हमारे पास ए से जो है वो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, और बी से क्या है सर, वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हिसाब, अच्छा अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए की हम कर रहे हैं हाफ, ठीक है, और बी की भी क्या कर रहे हैं, बी की कर रहे हैं 1/3। ठीक है, तो अब बताना है हमें क्या होगा, तो के ए की ए स्क्वायर विल रिमेन डिवाइड बाय 4 बी इंटू 3। तो मेरे पास जो रेट आ रहा है वो क्या हो गया, 1/12 टाइम्स। तो 1/12 टाइम्स क्या है, ऐसा ऑप्शन है, हमें ये बताना है रेट कितना हो गया, तो रेट हमारे पास हो गया 1/12 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास एक पूरी मैचिंग दे रखी है, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन होगा, इसी वजह से हमें बताना है आई की अलग अलग वैल्यूज। तो सबसे पहले देखते हैं कोई ऐसा है जो हर में अलग है, नहीं तो हमें दो कैलकुलेट करने होंगे, कम से कम दो कैलकुलेट करने होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हम कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ए वाले। सो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस फर्स्ट में हमारे पास एन कितना है, एन की वैल्यू 3, क्योंकि दो है हमारे पास के और एक है हमारे पास 4, तो 3 - 1 इज 2। अल्फा है हमारे पास 0.6, तो इंटू 0.6, सो 1 + 0.6 दैट इज, ये आ जाएगा आपका 1.2, तो ये आ जाएगा 2.2 के इक्वल। तो ए का आ गया 3, ए का हमारे पास आ गया है 3 3, अच्छा 3 में एक ही एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, तो बी का आप कंफर्म है 1, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो बी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब करते हैं कैलकुलेट डी को, करते हैं कैलकुलेट, चलिए, तो डी को देखते हैं। सो डी हमारे पास आता है, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन, कितना है इसमें सर, एन है 2 k 2 है, के प्लस हमारे पास 2 है, और एक है मेरे पास HgI4 2 - ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब हमारे पास दो ये हैं, तो इसके भी हमारे पास 2 अल्फा, तो ये 0.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 1.8 की वैल्यू। तो डी क्या है, सेकंड, डी का आ गया मेरे पास सेकंड, तो डी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे डी फोर्थ, यहाँ पे डी फोर्थ, और ये भी हमारे पास कैंसिल हो चुका है। सो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये की, दैट इज ऑप्शन नंबर। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका भी कैलकुलेट कर लिया, इसका भी, बट अब हमने दो से निकाल लिया है, तो और ज्यादा नहीं जाना, तो थोड़ा सा स्मार्टली भी देखना है कि किसका किसकी वैल्यू निकालें, ताकि हमें इजिली आंसर मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अच्छा, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसकी एसआरपी सबसे नेगेटिव, तो किसकी नेगेटिव है, इसकी। तो सबसे आगे ए होना चाहिए, ई को हटा दीजिए। ए के बाद कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए के बाद डी है, ठीक है। डी के बाद कौन आना चाहिए, तो डी है। देन हमारे पास आना चाहिए बी, 0.54 वाला आना चाहिए। तो बी हमारे पास यहाँ आ गया है और ये नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए एंड लास्ट में ई आना चाहिए। तो यस, बिल्कुल सही है और हमारे पास यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये सीधा सा हमारे पास एसआरपी का सिंपल क्वेश्चन था। और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज। अच्छा, ये तो सीधा सा फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है, तो ये तो होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। सो ये आप समझ लीजिए अपना होमवर्क। इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये भी आप होमवर्क ले लीजिए, ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखते हैं आप। सो हमारे पास दे रखी है, फॉर अ सेल द सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज व्हेन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारी क्या बनेगी, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास, ये तो आई होप आप सभी को आती होगी, क्योंकि अब बस कल परसों एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये तो पता होगा ना। इसको इससे ऐड करके लिखते हैं और इक्वल टू में इस इन दोनों को लिख देते हैं, इक्वल टू इन द सेंस एरो के बाद। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देता हूँ मैं, इसकी 0.1 मोलर, इसकी भी 0.1 मोलर, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पता है ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्यूसी। अब क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। ये हमारे पास क्यूसी की वैल्यू होगी, तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, लॉग ऑफ Na2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे जो है हमें ई सेल पता होगा, ई नॉट सेल हमें पता होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आप सभी को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.03। अब एक चीज मैं करने की ये कोशिश करता हूँ कि ये कॉपर को जो है ऊपर ले आता है। कॉपर को मैं इसलिए ऊपर ला रहा हूँ ताकि मेरे पास ये जो साइन है, अब मेरे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ आई कैन सी कि किसको इंक्रीज करके मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, कुछ नहीं करा, बस लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, रेसिप्रोकल करा है, पावर -1 में आ जाएगी, -1 पीछे आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताइए, जो ई सेल है, इसकी वैल्यू कब वो होगी हमारे पास इंक्रीज, तो ई नॉट सेल के साथ ऐड में क्या है, 0.03। अब जैसे ही मैं Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, जैसे ही Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, मेरी लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैंने Na2 प्लस की बढ़ा दी, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन, क्यों बढ़ा, पहले थी 0.1, अब मैं कर रहा हूँ उसको 0.2, और इसको कर दी मैंने 0.1 ही रहने दी, तो ये 1/2 हो जाएगी। तो इसमें लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। जो लॉग 1/2 की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, तो माइनस में आएगी, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ई सेल है वो छोटा होगा। तो हमें अगर, और वहीं मैं इसको कर दूं 0.2 और इसको 0.1, तब मेरी जो वैल्यू है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल 0.1 है एट दिस टाइम, ये है। तो ये मेरे पास सीधा सा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली ई सेल बराबर ई नॉट सेल आ जाएगा। बट जैसे ही मैं इसको कर दूंगा मान लीजिए 0.2, तो log 2 का कुछ फैक्टर मेरे पास ऐड होगा, दैट इज 0.3, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा ई सेल इंक्रीज ही होगा। तो मैं जैसे ही कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, मेरे पास जो है ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और हमसे वही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर आ रहा है। डिक्रीज करूंगा नहीं, डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। एनआई की भी मुझे इंक्रीज नहीं करनी, टेम्परेचर और सेल नहीं, टेम्परेचर भी ऐसा जिसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा फिलहाल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा अच्छा क्वेश्चन था ये, ज्यादातर नीट जेई में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको स्ट्रक्चर बताओ, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO। सबसे पहले बेसिसिटी क्या होती है, कितने H+ लूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होता है। H3PO4 जो है, इसमें हमारे पास बेसिसिटी होती है 3, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास H3PO4 का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, और हमारे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आ जाए H3PO3, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है अलग। उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं एक बार। H3PO3 का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये, और यहाँ पे एक पीएच बॉन्ड होती है। तो पीएच बॉन्ड जो है इतनी ज्यादा पोलर नहीं होती, जिसकी वजह से ये वाला H+ लूज नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी हो जाती है 2।
है 3 हाइड्रोजन, बट बेसिसिटी इसके पास हो जाती है 3। सिमिलरली हमारे पास एक केस आता है H3PO2 का। H3PO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है और उसकी बेसिसिटी होती है 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए अलग अदर देन H3PO4। बाकी तो सिंपल क्या होता है, जितने H प्लस लूज कर सके उतने ही हमारे पास होते हैं। सो ये हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था आज का। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो अब मैंने ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों के लेक्चर्स अपलोड कर दिए। इनऑर्गेनिक में कोई इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे जो कि डिफिकल्ट हो, जो डिस्कस कराने लायक हो, अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स को, आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर कुछ आपको चाहिए होगा, कुछ मुझसे मदद चाहिए होगी, तो जरूर मुझे बताइएगा। 14th में कल तक आपके पास टाइम होगा, 15 को आपका एग्जाम है। 14th में तक अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो जरूर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जरूर उस चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।